नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर माता पिता को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल बागपत में महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने बयान दिया था कि लड़कियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियां लगनी चाहिए और इंस्टाग्राम को लड़कियों के गायब होने की एक बड़ी वजह बताया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन किसी एक को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना संभव नहीं है, लेकिन अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। मंत्री अनिल कुमार ने ये बातें राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। इस मौके पर नए जिलाध्यक्ष संजय राठी के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंत्री ने संगठन को मजबूत करने और 2027 चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर हमारे जो दो पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के हस्तिनापुर के और जिले के अध्यक्ष भाई संजय राठी जी का मनोनयन हुआ है आदरणीय चौधरी जैन जी के द्वारा। आज दोनों लोगों का सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ में स्वागत करने का काम किया है और साथ ही साथ ये भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार संगठन को पहले से लेके चल रहे थे भाई संदीप मलिक जी, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, उस संगठन की गति को और ज्यादा गति देने का काम जो है हम लोग करेंगे। और पहले भी हम लोग जो है टीम वर्क जो है एक टीम भावना के रूप से काम कर रहे थे और इस बार भी क्योंकि आगे चुनौतियां बड़ी हैं, 2027 का चुनाव भी हम लोगों के सामने है, तो जो भी आदेश निर्देश चौधरी साहब का मिलेगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का मिलेगा, संगठन के माध्यम से हम लोग मिलेगा, तो उसी हिसाब से टीम के साथ में हम लोग जो है 2027 में भी जो है अपने जनपद की जितनी भी सीटें हैं वो सब जो है एनडीए खाते में। आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर मुजफ्फरनगर में मंत्री अनिल कुमार का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने अभिभावकों से कहा कि उन्हें अपनी बच्चियों के सोशल मीडिया यूजर्स पर निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्ची किस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त है, इसे देखने का काम अभिभावकों का होना चाहिए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और ऑनलाइन गेमिंग के चलते कई नाबालिगों की जान जाने के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, ऐसे में मंत्री अनिल कुमार की तरफ से ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बच्चियों की सोशल मीडिया पर गतिविधियों का पूरी तरह से ध्यान रखें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर जो कैबिनेट मंत्री है अनिल कुमार द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर जो आज की युवा जनरेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित जो यूट्यूब है, उनका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, जिसको लेकर उन्होंने कमेंट करते हुए कहा है कि इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज की युवा जनरेशन है वह इंस्टाग्राम, फेसबुक की तरफ ज्यादा भाग रही है। और जो महिला आयोग के सदस्य है उन्होंने भी बयान देते हुए कहा है कि जो लड़कियां हैं उन्हें भी जो इंस्टाग्राम, फेसबुक है उनसे दूर रहना चाहिए, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री द्वारा बयान देते हुए कहा है कि जो युवा जनरेशन है उनको काम वगैरह करना चाहिए, ना कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि आज के ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर जो युवा जनरेशन है, जो पीढ़ी है वह काफी मतलब रास्ता छोड़कर, जो आम रास्ता छोड़कर गलत रास्ते यानी गलत ट्रैक पकड़ रखा है, जिसको लेकर उनका एक बयान सामने आया है। हालांकि 18 वर्ष से जो नीचे के कम उम्र के बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। और कुलदीप, कहीं ना कहीं जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद से चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। कई राजनेताओं की तरफ से सोशल मीडिया को बैन करने की भी मांग यहाँ पर की गई है। हालांकि ऐसा करना संभव नहीं है, ऐसा अनिल कुमार ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे राजनेता हैं जो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए इन बच्चों के लिए।
हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंस्टाग्राम फेसबुक है और इनको लेकर जो आजकल जो दूर का प्यार मतलब जो युवती और युवक में एक प्रेम प्रसंग का जो मामला चलता है कि इतनी दूर से फेसबुक के चलते प्यार हो गया, फेसबुक के जरिए धोखा हो गया। हालांकि इन जो राजनेता है जो फिलहाल हालांकि जो केंद्र सरकार में मंत्री है और उसके साथ साथ जो यूपी सरकार में मंत्री है उन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक को बैन करने की बात कही है और 18 साल से कम उम्र की जो युवा जनरेशन है अगर वे आईडी खोलती है तो उनके मोबाइल पर आईडी ने भी खोलने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि इस तरीके की चर्चाएं जो हैं वो लगातार तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंत्री अनिल कुमार का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभिभावकों को अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर गतिविधियों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए और लापरवाही उन्हें नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना अभिभावकों की जिम्मेदारी है और उसी के चलते इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में 16 दिन के अंदर छठी बार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया जिसमें जेसीबी मशीनों का उपयोग कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और लगभग 9000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अतिक्रमणकारी भूमाफियाओं की तरफ से प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर कब्जा कर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई थी। तो ग्राम हैबतपुर और चिपियाना बिसरक थाना क्षेत्र में यह अभियान संचालित किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के लिए भी संदेश है कि सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा करने की अनुमति नहीं है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार ऐसे अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा और ये कार्रवाई प्रशासन की सक्रियता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाती है। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में नगर निगम की ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे के खिलाफ महापौर सुनीता दयाल ने फिर से सख्त कार्रवाई की। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह और निगम अधिकारियों के साथ महापौर ने ग्रीन बेल्ट का निरीक्षण किया और बचे हुए अवैध कब्जों को खाली कराया। जानकारी के अनुसार मोमिन, प्रमोद, राज बलिया और फजरुद्दीन जैसे लोग ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर किराए वसूल रहे थे। पहले महापौर ने 1100 मीटर भूमि कब्जा मुक्त कराई थी। वहीं आपको बता दें कि लगभग 800 मीटर भूमि को खाली कराया गया है। नगर निगम ने अन्य कई लोगों को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया ताकि उनका नुकसान न हो। इस मौके पर महापौर ने इंदिरापुरम एसटीपी के पास मियावाकी क्षेत्र का निरीक्षण भी किया जहां नगर निगम की भूमि पर झुग्गी और कुछ अवैध गतिविधियां चल रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि की जांच कर कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाया जाए। महापौर सुनीता दयाल और नगर निगम की टीम लगातार नालों, सड़कों, सीवर, पेयजल लाइनों और ग्रीन बेल्ट के विकास कार्य के साथ साथ अवैध कब्जों पर भी सख्ती बरत रही है ताकि नगर में सफाई और नियोजन सुनिश्चित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में स्कूली बच्चों की दबंगई का मामला सामने आया है। बच्चों ने फेमस होने की चाह में मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जो वायरल हो गया। वीडियो में कुछ स्कूली बच्चे सरेआम मारपीट करते और हवाबाजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया था ताकि बच्चे सोशल मीडिया पर फेमस हो सके। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे एक दूसरे पर हाथ उठाते और इसे रिकॉर्ड कर दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो के वायरल होते ही मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पड़ताल कर बच्चों और उनके अभिभावकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले ने मोदी नगर में स्कूलों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में सोशल मीडिया की ये प्रतिस्पर्धा और ये चाह उन्हें असामाजिक या जोखिम भरे व्यवहार की ओर धकेल सकती हैं। पुलिस और स्कूल प्रशासन मिलकर बच्चों को इस तरह की गतिविधियों से रोकने और सोशल मीडिया पर सुरक्षित व्यवहार के लिए मार्गदर्शन देने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मोदी नगर क्षेत्र में स्कूली बच्चों की दबंगई का ये मामला सामने आया है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि गाजियाबाद के मोदी नगर में स्कूली बच्चों की दबंगई का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो लाठी, डंडे और लाभ यूसेज का उपयोग करके एक वीडियो जो है वायरल हुई है जिसमें वो अपने सोशल मीडिया पर हवाबाजी दिखाने के लिए रील बनाकर अपने सोशल मीडिया पर डाला गया है। आपको बता दें मामला जो है वो मोदी नगर क्षेत्र में किसी स्कूली बच्चे का है जिसमें
तमाम भीड़ के साथ जो बच्चे हैं एक दूसरे पर मतलब लात घूंसे की बारिश जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वायरल वीडियो मोदी नगर का बताया जा रहा है, जिसमें आसपास मोदी नगर के ताशी का किसी स्कूल के बताया जा रहा है, जिसमें सरे आम मारपीट और ये हवाबाजी का जो नजारा जो नजर आ रहा है, ये जानबूझकर सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिससे यह जो बच्चे हैं वो फेमस हो सके। इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कहीं ना कहीं ग्रोसिंग हो सके, इसको लेकर ये पूरा जो मामला है ये स्कूली बच्चों में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वीडियो से जो परिजन है, जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना ये है कि बच्चे किस ओर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है कि इस तरीके से क्या बच्चे सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल अभी स्थिति ये है कि स्कूली बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या फिर हवाबाजी करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी हाल में ही गेमिंग ऑनलाइन जो फोन का जो उपयोग है, दुरुपयोग ना हो सके, इसको लेकर अभी हाल में ही गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भारत सिविल सोसाइटी में एक गेमिंग ऐप के जरिए 3 बहनों की आत्महत्या की गुत्थी जो है वो भी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। दूसरी तरफ ये बच्चे किस तरीके से फोन का उपयोग करते हैं, ये एक मतलब सोच का विषय है कि आखिरकार बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं और बच्चे जो हैं फोन का क्या उपयोग होना चाहिए, क्योंकि फोन का दुरुपयोग कितना हानिकारक हो सकता है ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल बिल्कुल अजीत, और जिस तरीके से आप ये बात बता रहे हैं उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि इन बच्चों में किसी तरह का कोई कानून का भय भी नहीं है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरीके के सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल होते हैं उसके बाद कार्रवाई भी होती है, और सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो बनाने वाले लोग अक्सर पुलिस थाने में पहुंचकर माफ़ी मांगते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन उन तमाम वीडियोस का भी असर इन बच्चों में नहीं है, किसी तरह का कोई कानून का खौफ इन बच्चों के अंदर नहीं है, और ये बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और अगर हमारे देश का भविष्य इस तरह गलत रास्ते पर जाता हुआ नजर आएगा तो आने वाला जो विजन है विकसित भारत का, उसको भी साकार करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अड़चन आने वाली है। देखिए, जाहिर सी बात है कि इस वीडियो से बदनामी तो होती ही है, मगर दूसरी तरफ जब वीडियो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो ये इतना वायरल हो जाता है जिसके बाद ऐसे बच्चों को चिन्हित भी किया जाता है, पुलिस संज्ञान भी लेती है, उचित कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि इसी वीडियो की अगर हम बात करें तो पुलिस अब इन वीडियो के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। उनके जो दबंग किस्म के जो ये बच्चे हैं इनका अब खोजबीन जारी है। हालांकि इस वीडियो से ये प्रतीत होता नजर आ रहा है कि बच्चे जो है वो क्या चाहते हैं, मतलब पढ़ाई की तरफ आकर्षित नहीं होकर के ये हवाबाजी की तरह, ये फिल्म शूटिंग की तरह, इसमें जो रियलिटी में जो फिल्म में देखा जाता है वो अब रियलिटी में देखने को भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा जो है वो इस ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं अपने देश की तो बदनामी है ही, मगर अपने जो जिले में हालांकि हमेशा बच्चा जो होता है वो गौरव का विषय होता है कि डॉक्टर, वकील बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, इस तरीके की तैयारियां करनी चाहिए। हालांकि ये देखने को मिल रहा है, तस्वीर जो गाजियाबाद के मोदी नगर की सामने आई है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि बच्चे किस तरीके से अपने आप को फेमस करने के लिए ये रास्ता चुन रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का बहुत ही खतरनाक है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति बैन होना चाहिए। इनके माँ बाप को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर पुलिस इस पर कार्रवाई भी करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को इनके माँ बाप को संज्ञान में लाकर उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए उनकी, कि आखिरकार अपने बच्चों के प्रति आप क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं कि इस तरीके की हरकतें जो करते हैं वो कभी ना कभी ऐसे भयानक रूप ले लेता है जिससे किसी की जान माल का भी खतरा हो सकता है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मोदी नगर क्षेत्र से स्कूली बच्चों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है और इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किस ओर हमारा समाज जा रहा है और सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाह किस कदर गंभीर रूप धारण करती हुई नज़र आ रही है कि इन बच्चों में किसी तरह का कानून का भय भी नहीं है। ये खुलेआम इस तरीके की दबंगई का वीडियो
बना रहे हैं और उसे वायरल भी कर रहे हैं ताकि ये लोग सोशल मीडिया पर फेमस हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में आत्महत्या से जुड़ी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने कथित तौर पर अपने साथी की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद युवती को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है और स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस में तैनात जवान पिछले 5 वर्षों से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और युवती के साथ लिव इन में रह रहा था। बताया जा रहा है कि देर रात पार्टी के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान यह घटना घटित हो गई। जवान को अपनी पत्नी से तलाक को लेकर विवाद भी चल रहा था, जिसे लेकर वो मानसिक तनाव में बताया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर शुरुआती जांच में जुट गई। तो पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 6 फरवरी की रात्रि को थाना बिसरख पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को घायल अवस्था में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसको गन शॉट इंजरी है। पुलिस के द्वारा तत्काल इस मामले की जांच की गई तो पाया गया कि घायल महिला एवं उसका साथी अपने कुछ मित्रों के साथ एक सोसाइटी में पार्टी कर रहे थे और आपसी विवाद को लेकर महिला के द्वारा अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त असला बरामद किया जा चुका है। अभी तक की जानकारी के अनुसार आरोपी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विवेचना की जाए। आज दिनांक वहीं बुलंदशहर थाना नरोरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विद्युत तार चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लगभग 2 क्विंटल चोरी का विद्युत तार काटने के उपकरण, 2 तमंचे और एक पिकअप गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से विभिन्न जनपदों में हाई टेंशन और LT लाइन से बिजली के तार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये गिरोह सुनसान इलाकों और रात के समय बिजली लाइनों को निशाना बनाता था, जिससे विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित होती थी। चोरी किए गए तारों को बाद में कबाड़ियों को बेचकर गिरोह अवैध कमाई करता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद थाना नरोरा पुलिस ने टीम गठित कर निगरानी बढ़ाई और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है, ताकि इस तरह की चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। थाना नरोरा पुलिस टीम के द्वारा तार चोरों के एक गिरोह के 8 सदस्यों को आज गिरफ्तार किया है। ये सभी विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। इनका सरगना राजेश है, जो जनपद कन्नौज का रहने वाला है, और इसमें दूसरा इनका मेन साथी सुफियान है, जो दिल्ली का रहने वाला है। राजेश अपने साथियों के साथ मिलकर विद्युत पोल पर लगे हुए तारों को चोरी कराया करता था और सुफियान को सप्लाई करता था, जो दिल्ली में इन्हें आगे बेच दिया करता था। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के निशानदेही पर 20 बंडल तार, जो लगभग 2 कुंटल वजन का है, बरामद हुआ है। साथ ही चोरी करने के उपकरण, कटर इत्यादि बरामद हुए हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचे व कारतूस व 5 अवैध चाकू बरामद हुए हैं। साथ ही तार को ले जाने के लिए जो पिकअप प्रयोग में आती थी, वो भी इनसे बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नरोरा पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं बुलंदशहर में डिबाई पुलिस और स्वाट टीम देहात को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 भैंस, अवैध असला और कारतूस, एक पिकअप गाड़ी और साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तालिब, ब्रजेश, अंकित, संदीप और जवर शेर के रूप में हुई है, जो अलग अलग जनपदों के निवासी हैं। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और ये लंबे समय से पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो हाल ही में इन्होंने गांव दौलतपुर खुर्द से भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो रात के समय मोटरसाइकिल से गांव में रेकी करते थे। मौका मिलने पर पशु चोरी कर उन्हें पैदल गांव से बाहर ले जाते थे, जहां पहले से खड़ी पिकअप गाड़ी में लाद कर अन्य स्थानों पर बेच दिया करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। अन्य घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता की जाँच की जा रही है।
आज थाना डिवाई पुलिस एवं स्वैट टीम देहात के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए पशु चोरों में तालिब और जबरशेर निवासी ग्राम शेरपुर बांगड़ थाना अनूप शहर, संदीप निवासी ग्राम बक्सरा थाना अनूप शहर व ब्रजेश उर्फ बंटी तथा अंकित निवासी वारसी जनपद अलीगढ़ हैं। इनमें से जबरशेर और तालिब पशु चोर हैं जो पशुओं की चोरी करते हुए उन्हें ब्रजेश और अंकित को दिया करते थे, जो अपने पिकअप से इन्हें लाद कर ले जाकर संदीप जो गिरोह का सरगना है उसे दे दिया करते थे, जो आगे बेचा करता था। इन सभी के निशानदेही पर 2 भैंस बरामद हुई हैं। पशुओं को ले जाने के लिए पिकअप वाहन इनसे बरामद हुआ है और रेकी में प्रयुक्त की जा रही बाइक बरामद हुई है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त किए गए उपकरण व एक अवैध तमंचा व कारतूस इनसे बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना डिवाई पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज उधर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित एसपीएस अपार्टमेंट में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब 50 से 60 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घटना 3 फरवरी की सुबह की बताई जा रही है, जिससे सोसाइटी के निवासियों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने एक फ्लैट को निशाना बनाते हुए करीब 1 घंटे तक बेखौफ होकर चोरी की। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोर सोने चांदी के लाखों रुपए के आभूषण और करीब 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरी की गई संपत्ति की कुल कीमत 50 से 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में 4 संदिग्ध चोर दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने अन्य फ्लैटों के ताले तोड़ने की भी कोशिश की, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। निवासियों का आरोप है कि नियमित मेंटेनेंस शुल्क के बावजूद सुरक्षा पूरी तरह फेल रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रेलवे आईजी पंकज गंगवार पहुंचे और रेलवे सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे पुलिस कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की और लगातार बढ़ रहे रेलवे ट्रैक पर आत्महत्याओं के मामले और सोशल मीडिया रील बनाने पर सख्ती के निर्देश भी दिए। आईजी गंगवार ने कहा कि ट्रेन को आत्महत्या का साधन बनाना चिंता का विषय है, लेकिन रेलवे प्रशासन अकेले इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगियों को अत्यधिक कॉम्प्लेक्स बनाने और मोबाइल टीवी की ओर आकर्षित होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित भी हो रहा है। रेलवे आईजी ने सोशल मीडिया रील की समस्या पर भी कहा कि अधिकतर रील ब्रिज और नदी किनारे बनाई जा रही है, जहां रनिंग ट्रेन के सामने खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। इसके लिए रेलवे ने ऐप और गश्त के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ाने और अनाधिकृत लोगों को हटाने की योजना बनाई है। आईजी गंगवार ने स्टाफ से बातचीत में रेलवे और आरपीएफ के बीच सहयोग और जनता की सेवा को प्राथमिकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि स्टेशन क्षेत्रों में सुरक्षा पर्याप्त है, लेकिन फाटक और ट्रैक पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए फेंसिंग और समय समय पर गश्त जरूरी है। उन्होंने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता बताई। देखिए, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पहला तो ये था कि मैं यहाँ पहले कभी आया नहीं था। मैंने पिछले ही वर्ष ज्वाइन किया है आईजी आरपीएफ नॉर्दर्न रेलवे के रूप में, और मैं स्टाफ से बात करना चाह रहा था, क्योंकि जो हमारी कटिंग एज है, जो काम करते हैं वो स्टाफ ही करते हैं, तो उनसे मुझे बात करनी थी। तो मैंने सुरक्षा सम्मेलन के जरिए उनसे बात की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना, अपनी बात उनसे कही कि प्रशासन की अपेक्षाएं क्या हैं और उन्हें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे कि जनता को भी लाभ हो और हमारे डिपार्टमेंट जो है रेलवे और आरपीएफ दोनों का भी एक गुडविल बनी रहे। स्टेशन का भी निरीक्षण किया जी। यहाँ क्राइम बहुत अधिक नहीं है, जो हमारी आरपीएफ से रिलेटेड क्राइम होती है, जिसमें रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजीशन एक्ट के अंतर्गत या रेलवे एक्ट के अंतर्गत, वो क्राइम नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरीली जीआरपी और सिविल पुलिस डील करती है, लेकिन हम उनकी सहयोगी एजेंसी हैं और उनसे अधिक मात्रा में हम लोग स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। इसलिए हमारा जानना भी आवश्यक होता है कि क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर जो एजिटेशंस वगैरह को लेकर जो हमारे किसान भाई किसी भी चीज़ से उद्वेलित होते हैं,
उनका एजिटेशन वगैरह की यहाँ पर समस्याएं हैं, उनसे भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि रेल तो हमेशा सभी किसान भाइयों की सेवा के लिए तत्पर रहती है, तो कभी कोई समस्या होती है तो यदि रेल से संबंधित नहीं है तो कृपया उससे टारगेट ना करें। हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। कोई भी आपकी समस्याएं हैं, आप उन्हें हम तक पहुंचा सकते हैं, हम उनके निराकरण का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरे यहाँ वहीं गाजियाबाद के केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान CDTI में श्रीलंका के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल फॉरेंसिक और काउंटर इंटेलिजेंस आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 2 फरवरी से 6 फरवरी तक चला और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, साथ ही BPRND के निर्देशन में ITEC कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें डिजिटल साक्ष्यों का संग्रहण, विश्लेषण, साइबर अपराध की रोकथाम और आतंकवाद पर काबू पाने की तकनीकें शामिल थी। केस स्टडीज, व्यवहारिक सत्र और चर्चाओं के माध्यम से प्रतिभागियों ने साइबर खतरों को पहचानने, रोकने और जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के तरीके सीखे। समापन समारोह में BPRND के महानिदेशक आलोक रंजन IPS मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है और इससे दोनों देशों के बीच पुलिस सहयोग मजबूत होगा। कार्यक्रम में CDTI गाजियाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर सचिन गुप्ता IPS सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्थान परिसर में पार्क का उद्घाटन और वृक्षारोपण भी किया गया। यह पहल तकनीकी कौशल वृद्धि और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भारत श्रीलंका सहयोग को दर्शाती है। तो CDTI में श्रीलंका पुलिस का डिजिटल यहाँ पर देखने को मिला। 5 दिवसीय कार्यक्रम में साइबर क्राइम और आतंकवाद से जुड़े तमाम पहलुओं पर मंथन किया गया और डिजिटल फॉरेंसिक प्रशिक्षण का आयोजन श्रीलंका में किया गया था। तो संस्थान परिसर में पार्क उद्घाटन और वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में स्थित एक बार में देर रात बाउंसरों की दबंगई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मामूली कहासुनी के बाद बाउंसरों ने एक युवक को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक को बार के अंदर बाउंसरों द्वारा जमीन पर गिराकर पीटा जा रहा है और घटना के वायरल होते ही सवाल उठने लगे हैं कि मॉल और बार में सुरक्षा के नाम पर बाउंसरों को क्या खुली छूट दे दी गई है। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स प्रशासन और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने भी मामले की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी है और बार प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। मॉल प्रबंधन ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों को और कड़ा किया जाएगा। इस घटना ने मॉल और बार में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था और बाउंसरों के व्यवहार पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।